हाय स्टूडेंट, NMPSC ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखो बच्चों, प्रीवियस क्लास के अंतर्गत हमने आपको चैप्टर नंबर 22 पाचन मानव में पाचन स्टार्ट कराया था। सबसे पहली बात, पाचन क्या था, पाचन क्या है, पाचन किसे कहते हैं। तो जो जटिल भोज्य पदार्थ हैं उनको सरल और अवशोषण योग्य पदार्थों में बदलने की जो क्रिया है वह पाचन कहलाती है। पाचन क्रिया से संबंधित जो अंग थे उन्हें हम पाचन अंग कहते हैं तथा ये पाचन अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। ये सारी चीजें हमने आपको एक्सप्लेन की थी। पाचन की जो क्रिया है वह जल अपघटनीय एंजाइमों के द्वारा संपन्न होती है। पाचन तंत्र की स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो पाचन तंत्र का जो निर्माण है वह आहार नाल और सहायक पाचक ग्रंथियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। आहार नाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह एक लंबी कुंडलित नलिकाकार संरचना होती है जो कि मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई रहती है। अगर हम एक जीवित व्यक्ति में आहार नाल की लंबाई की बात करें तो 4.5 मीटर होती है, जबकि मृत व्यक्ति के अंदर आहार नाल में स्खलन हो जाने के कारण इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर होती है। स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा हमने, आहार नाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं। तो मुख था, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और यानी कि गुदा, ये ऑर्गन पड़े थे। इन ऑर्गन में सबसे पहला था बेटा मुख। तो मुख की बात बताई हमने कि आहार नाल का सबसे अग्रभाग जो होता है वो मुख होता है, जो कि ऊपरी होठ और निचले होठ से घिरी हुई दरारनुमा संरचना होती है। मुख आगे एक गुहा में खुलता है जिसे हम मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा की बात करी हमने तो मुख गुहा के अंदर निम्नलिखित संरचनाएं थी। सबसे पहली संरचना थी बेटा तालु, यानी कि मुख गुहा की जो छत है उसे हम तालु कहते हैं। तालु दो प्रकार का था बेटा, एक था कठोर तालु और दूसरा था कोमल तालु। इंसाइजर जो दांत है, कृंतक दांतों के जस्ट पीछे उभारनुमा जो खुरदरी संरचना थी उसे हम कठोर तालु कहते हैं। ये भोजन को मुख गुहा से बाहर निकलने से रोकने का कार्य करती है। कोमल तालु की बात करें तो कठोर तालु के पीछे की ओर जो कोमल छत पाई जाती है उसे कोमल तालु कहते हैं। इसके बाद दूसरी संरचना थी बेटा जीभ। तो मुख गुहा की जो फर्श है उस फर्श पर एक पेशीय संरचना पाई जाती है, उसे हम जीभ कहते हैं। जीभ अग्र सिरे से तो स्वतंत्र होती है, लेकिन पश्च भाग में एक फ्रेनुलम तंतु होता है उसकी सहायता से, और ये मुख गुहा की जो अधर सतह है उससे जुड़ी हुई रहती है। एक पेशीय संरचना होती है। जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं जो कि खट्टे, मीठे, कड़वे और नमकीन स्वाद का ज्ञान कराने का कार्य करती है। इसके अलावा दांत थे बेटा। तो मनुष्य के दांतों के बारे में मैंने बताया था आपको। तो मनुष्य के जो दांत हैं उनकी विशेषता 3 बताई थी बेटा मैंने, उनसे ही पूरी चीज समझ में आ जाती है। एक होता है बेटा गर्द दंती, यानी कि दांत जो हैं वो मसूड़े के अंदर जो गर्द हैं उन गड्ढों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम गर्द दंती कहते हैं। विषम दंती की बात करें बेटा हम, तो सभी जो दांत हैं वो अपने कायरों के आधार पर एक समान नहीं होते, वो अलग अलग आकृति के होते हैं, इसलिए इन्हें हम विषम दंती कहते हैं। द्विबार दंती, तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में जो दांत हैं वो 2 बार आते हैं। पहली बार जो दांत आते हैं यानी कि जन्म के बाद उन्हें हम दूध वाले दांत कहते हैं, इनकी संख्या 20 होती है। लगभग 8 साल के बाद इनके उखड़ने के बाद जो दांत आते हैं वो स्थायी दांत होते हैं, उनकी संख्या 32 होती है। दांतों के प्रकारों की बात करें बेटा हम, तो दांतों के प्रकार भी 4 थे। इंसाइजर सबसे पहला था बेटा आपका इंसाइजर यानी कि कृंतक दांत।
दूसरा था बेटा रत्नक, तीसरा था बेटा अर्धचवर्णक और चौथा था बेटा चवर्णक। कृंतक दांतों की बात करें बेटा हम, तो ये सबसे अग्रभाग में पाए जाते हैं। इनका जो कार्य है वो कार्य है बेटा किसी भी भोज्य पदार्थ को काटने व कुतरने का काम करते हैं। इनकी संख्या प्रत्येक जबड़े में 4 होती है। कितनी होती है? 4। दूसरे है बेटा रत्नक, तो कृंतक दांतों के पीछे की ओर रत्नक दांत पाए जाते हैं जो कि चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 2 होती है। मांसाहारी जितने भी जंतु हैं और मांसाहारी जंतुओं में ये सबसे ज्यादा विकसित होते हैं। अग्रचवर्णक की बात करते हैं हम, तो रत्नक दांतों के आगे की ओर अग्रचवर्णक दांत पाए जाते हैं जो कि मुख्यतः भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे भागों एवं चबाने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। अगर चवर्णक दांतों की अगर हम बात करें तो अग्रचवर्णक जो प्रीमोलर जो दांत होते हैं उनसे आगे की ओर दांत पाए जाते हैं जो कि पीसने भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में इनकी संख्या 6 होती है। कितनी होती है बेटा? 6। तो 6 और 4 10, 10 4 14 तो 16, तो ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में 16। इस प्रकार कुल मिलाकर टोटल जो दांत हैं वो 32 होते हैं, स्थायी दांत होते हैं। और लगभग 8 साल के बाद जब अस्थायी जो दांत हैं, जो दूध वाले दांत हैं, उनके उखड़ जाने के बाद ये दांत आते हैं। दंत सूत्र था बेटा, तो प्रत्येक आधे जबड़े के अंदर जो भी दांत उपस्थित हैं उन दांतों को एक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसे हम दंत सूत्र कहते हैं। दंत सूत्र भी मैंने आपको समझा दिया था। इसके बाद जो नया हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है बेटा दांत की संरचना। आज का टॉपिक है बेटा हमारा दांत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। दांत की संरचना का जो डायग्राम है वो आपके सामने है बेटा। किताब के अंदर भी इसका स्पष्ट डायग्राम बना हुआ है, तो आप यहाँ से भी डायग्राम को आप बना सकते हैं और किताब का भी सहारा ले सकते हैं। दांत की बात करें बेटा हम, तो यह सबसे मजबूत पार्ट, यह मानव के शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है। इसकी संरचना के अंतर्गत 3 भाग होते हैं बेटा। कितने भाग होते हैं? 3। सबसे पहला रूट को कहते हैं दंत मूल। दूसरा है बेटा मिडिल पार्ट, इसको नेक कहते हैं बेटा, अर्थात ग्रीवा। और तीसरा जो पार्ट है बेटा वो है आपका क्राउन, और क्राउन को हिंदी में कहते हैं बेटा शिखा। तो दांत की जो संरचना है, उस दांत की संरचना में ये 3 भाग होते हैं बेटा। दांत की संरचना का हम अध्ययन कर रहे हैं। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 22 जो आहार नाल की संरचना है उसके अंतर्गत है दांत। तो दांत मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है और जिसकी संरचना में 3 भाग होते हैं बेटा, रूट, नेक और क्राउन। अब सबसे पहला जो पार्ट है बेटा वो है आपका मूल। तो मूल के बारे में हम अध्ययन करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। आपको फिलहाल इस आज की इस क्लास में केवल इस टॉपिक को समझना है। मैंने कुछ बच्चों से बात की थी, फोन से भी बात की थी, तो जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी वीडियो को देखने का श्रम नहीं कर रहे। बच्चों, कोरोना बीमारी के कारण जो हमारे व्यवस्थापक हैं, मैनेजमेंट हैं, उन्होंने आपके सिलेबस को पूर्ण कराने के लिए ऑनलाइन वीडियोज के द्वारा आपको यानी कि अध्ययन कराया जा रहा है, जिसका अगर हम रिजल्ट देखें तो बच्चे बहुत कम वीडियो। बेटा ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा आप लोगों के लिए है, आप लोगों को सहूलियत
आपके पढ़ाने के लिए हम यहाँ ऑनलाइन वीडियो चला रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़े। नोट्सों की अगर हमने बात की तो बहुत कम बच्चे नोट्स बना रहे हैं। तब बाद में जब जैसे स्कूल चालू होगा, सेशन चालू होगा, ऑफलाइन क्लास चालू होगी, तो आप नोट्स कहाँ से बनाओगे? उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे आप। इसलिए बेटा पहले समझें, फिर हमारा प्रत्येक जो टीचर है वो नोट्स लिखा रहा है वीडियो के द्वारा, तो आप लिखने का भी समझना है। तो आज का टॉपिक है बेटा दांत की संरचना। तो हमारे शरीर का जो दांत है वो सबसे मजबूत पार्ट होता है, जिसकी संरचना में 3 भाग होते हैं, रूट, नेक और क्राउन। सबसे पहला पार्ट है बेटा आपका मूल। डायग्राम देख लीजिए बेटा, यानी दांत का जबड़े के अंदर धसा हुआ जो भाग होता है उसको हम रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रूट। मैंने सबसे पहले विशेषता बताई थी बेटा, जो मनुष्य के दांत होते हैं वो गर्ददंती होते हैं, अर्थात जो गर्द हैं उनके अंदर धसे हुए होते हैं। तो गर्द के अंदर धसा हुआ जो भाग है, दांत का गर्द के अंदर धसा हुआ जो भाग है उसे हम रूट कहते हैं, अर्थात दंत मूल कहते हैं। दंत मूल के अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम मूल छिद्र कहते हैं, अर्थात इंग्लिश में हम उसको रूट कोर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रूट कोर। दांत का मसूड़े के अंदर धसा हुआ भाग, जो गर्द के अंदर जो धसा हुआ वाला पार्ट है उसको हम रूट यानी कि दंत मूल कहते हैं, जिसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को हम मूल छिद्र कहते हैं। इस मूल छिद्र के द्वारा, ये जो मूल छिद्र हैं, इन मूल छिद्रों के द्वारा इसके अंदर रक्त वाहिनियां एवं तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं, जिनके फंक्शन अलग अलग हैं। रक्त वाहिनियां दांत के लिए रक्त का संवहन करती हैं, जबकि तंत्रिकाएं जो हैं वो तंत्रिकीय संवहन का कार्य करती हैं। तो ये सबसे पहला पार्ट था आपका मूल। ध्यान से सुनिए बेटा, दांत का गर्द के अंदर धसा हुआ पार्ट मूल कहलाता है, अर्थात दंत मूल कहलाता है। ये दंत मूल के अंदर एक छोटा छिद्र पाया जाता है जिसे हम मूल छिद्र कहते हैं। मूल छिद्र के द्वारा इसके अंदर रक्त वाहिनियां एवं तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं और रक्त एवं तंत्रिकीय संवहन का कार्य करती हैं। दूसरा पार्ट है बेटा मिडल पार्ट, इसको नेक कहते हैं, हिंदी में इसको हम ग्रीवा कहते हैं। तो यह बेटा देखिए बेटा, दंतमूल और शिखर क्राउन, यह मूल और शिखर के मध्य में पाया जाने वाला भाग होता है, तथा दांत का जो मसूड़ों के द्वारा घिरा हुआ पार्ट होता है, दांत है, इसका मसूड़ा जिस भाग को घेरे रहता है उस भाग को हम ग्रीवा कहते हैं। ठीक है बेटा, यह मूल और शिखर के मध्य में स्थित भाग होता है। यह रूट और क्राउन के मध्य में स्थित भाग होता है और मसूड़ा इसको चारों ओर से घेरे रहता है। इस भाग को हम ग्रीवा कहते हैं। तीसरा पार्ट है बेटा क्राउन। कौन सा पार्ट है बेटा? क्राउन। क्राउन का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको शिखर। तो यह दांत का सबसे अग्रभाग अर्थात शीर्ष भाग होता है। यह दांत का शीर्ष भाग होता है। दंत सेल, दंत सेल, दंत सेल्स को ओडेंटोसेल्स भी, ओडोंटोब्लास्ट, ओडेंटोब्लास्ट, ओडेंटोब्लास्ट सेल्स भी कहते हैं। दंत सेल जो दांत की सेल्स हैं उनका नाम क्या है बेटा? ओडेंटोब्लास्ट। तो ओडेंटोब्लास्ट जो सेल्स हैं, ये सेल्स डेंटिन नामक पदार्थ का स्रावण करते हैं। इसका करती है बेटा? डेंटिन नामक पदार्थ का स्रावण करती हैं, जो कि अस्थि के समान कठोर होता है। ये जो डेंटिन पदार्थ है, ये डेंटिन पदार्थ इनेमल नामक पदार्थ से बना हुआ होता है।
किससे? एनेमल। एनेमल होता है कैल्शियम फास्फेट। एनेमल क्या होता है बेटा? कैल्शियम फास्फेट, जो कि मनुष्य के शरीर का सबसे ज्यादा कठोर पार्ट होता है। कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है। एनेमल सफेद रंग का होता है, जो कि ओडेंटो जो सेल्स हैं, ये ओडेंटोब्लास्ट जो सेल्स हैं, ये डेंटिन नामक पदार्थ का श्रावण करती हैं, जो कि एनेमल का बना होता है। एनेमल क्या होता है बेटा? कैल्शियम फास्फेट, जो कि शरीर का सबसे मजबूत पार्ट होता है। ओडेंटो सेल्स जो होती हैं, ओडेंटोब्लास्ट जो सेल्स हैं, इनकी सक्रियता के कारण जब ये एक्टिव होते हैं तो दांतों के आकार में भी वृद्धि होती है। लेकिन एक निश्चित आयु के बाद ओडेंटोब्लास्ट जो सेल्स हैं, इनकी वृद्धि रुक जाती है, जिससे दांत की वृद्धि भी रुक जाती है। दांत की जो रूट हैं, वो मसूड़े के अंदर जो जॉइंट होती हैं, वो सीमेंट नामक पदार्थ के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, इसलिए ये आसानी से अलग नहीं होती। तो ये बेटा आपकी दांत की संरचना थी। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, बड़े शालीनता से समझने का प्रयास करें आप। दांत की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। दांत शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जिसकी संरचना में 3 भाग होते हैं। जिसकी संरचना में कितने भाग होते हैं? 3। पहला है रूट, दूसरा है नेक और तीसरा है क्राउन। सबसे पहले हम रूट की अगर हम बात करते हैं, तो रूट क्या है? मैंने बताया बेटा, मनुष्य के दांत गर्ददंती होते हैं, अर्थात गड्ढों के अंदर धंसे हुए होते हैं। तो दांत का गर्त के अंदर धंसा हुआ वाला जो भाग है, उसे हम दंतमूल कहते हैं, जिसमें एक छिद्र पाया जाता है, जिसे हम रूट कोर या मूल छिद्र कहते हैं। इस छिद्र की सहायता से ही इसके अंदर रक्त वाहिनियां और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं, जो कि दांत के लिए रक्त एवं तंत्रिकीय संवहन का कार्य करती हैं। दूसरा है बेटा आपका ग्रीवा, मिडिल पार्ट। तो यह रूट और क्राउन के मध्य में स्थित भाग होता है। यह रूट और क्राउन के मध्य स्थित भाग होता है, जिसको चारों ओर से मसूड़े घेरे हुए रहते हैं। तीसरा पार्ट है बेटा आपका क्राउन। यह दांत का शीर्ष भाग होता है, जो सफेद रंग के जो दिखाई देता है, ये क्राउन वाला भाग होता है, यह शीर्ष भाग है। दंत सेल्स कौन सी होता है? ओडेंटोब्लास्ट सेल्स। तो ओडेंटोब्लास्ट जो सेल्स हैं, ये डेंटिन नामक पदार्थ का श्रावण करती हैं, जो कि अस्थि के समान मजबूत होता है। और डेंटिन जो पदार्थ होता है, यह एनेमल का बना होता है। एनेमल कैल्शियम फास्फेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट। यही कारण है कि इस पर कभी यानी कि गर्म पानी के या किसी के द्वारा इसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचती है। ठीक है बेटा। ओडेंटोब्लास्ट सेल्स की सक्रियता, जब ये एक्टिव होती हैं, तो मनुष्य के दांतों में वृद्धि होती है। लेकिन एक निश्चित आयु के बाद ये ओडेंटोब्लास्ट सेल्स निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे दांतों की जो वृद्धि है वह रुक जाती है। और जो दांत हैं, वो मसूड़ों के अंदर सीमेंट नामक पदार्थ के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। किसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं? सीमेंट नामक पदार्थ के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो ये बेटा दांत की संरचना है। दांत की संरचना में कोई भी आई थिंक आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आया होगा। दांत के 3 भाग है बेटा, रूट है, नेक है और क्राउन है। कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं थोड़ा फास्ट, बेटा फास्ट नहीं हूं, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाता हूं आपको, हर चीज समझा के आराम से। देखो बेटा दांत है, अब दांत की जो संरचना है इसमें 3 भाग है बेटा। देखो रूट है, नेक है और क्राउन है। रूट का मतलब होता है जड़, जो दसा हुआ भाग है। नेक यानी ग्रीवा
ग्रीवा यानी कि रूट और क्राउन के मध्य में स्थित भाग है। क्राउन की बात करें तो ये शीर्ष भाग होता है। ओडेंटोब्लास्ट सेल्स डेंटिन नामक पदार्थ का श्रावण करती है। डेंटिन एनामल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ओडेंटोब्लास्ट सेल जब एक्टिव होती हैं तो दांतों की वृद्धि भी होती है, लेकिन एक निश्चित आयु के बाद ओडेंटोब्लास्ट सेल निष्क्रिय हो जाती है, जिससे दांत की वृद्धि भी रुक जाती है। इस तरह से ये आपके दांत की संरचना हो गई बेटा। कोई भी अगर समस्या हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वैसे इसके अंदर कोई भी समस्या नहीं आएगी। बहुत अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। इसके बाद जो आपका आहार नाल के अंदर जो संरचना है वो तीसरा पार्ट आ जाएगा बेटा ग्रसनी। पहला था बेटा आपका मुख, दूसरा था आपका मुख गुहा, और तीसरा जो पार्ट है वो है आपकी ग्रसनी। आहार नाल की संरचना पढ़ रहे थे बेटा हम, तो आहार नाल की संरचना में निम्नलिखित भाग पाए जाते थे। मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रस्का, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुहा। तो ये पार्ट थे जिसमें से मुख हो गया था आपका, दूसरा था मुख गुहा। मुख गुहा में एक तो तालु, जीभ और दांत। इसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका जो आहार नाल की संरचना में जो पार्ट है वो है बेटा ग्रसनी। देखिए बेटा ग्रसनी कहाँ है। ग्रसनी मैंने आपको श्वसन तंत्र का जब चैप्टर का अध्ययन कराया था उसके अंदर भी ये ग्रसनी भाग। तो बेटा ग्रसनी की अगर हम बात करें तो मुख गुहा और ग्रस्का के मध्य में, मुख गुहा और ग्रस्का के मध्य में एक पतली नलकाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। कहाँ पाई जाती है बेटा? मुख गुहा और ग्रस्का, ग्रस्का, इन दोनों के मध्य में जो पाया जाएगा वो है आपकी ग्रसनी। मुख गुहा और ग्रस्का के मध्य में, मुख गुहा और ग्रस्का के मध्य में पाए जाने वाली संरचना ग्रसनी कहलाती है। यह ग्रसनी श्वसन तंत्र, यह जो ग्रसनी है यह श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का सम्मिलित अंग है। यानी कि ये श्वसन तंत्र में भी है और पाचन तंत्र भी है। तो ये दोनों श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का सम्मिलित ऑर्गन है। इसका जो निर्माण है वो रेखित पेशियों से इसका निर्माण होता है। किससे होता है बेटा? रेखित पेशियों से इसका निर्माण होता है। ग्रसनी की अगर हम बात करें बेटा तो ग्रसनी में यूस्टेकियन नलिका, ग्रसनी में यूस्टेकियन नलिका, ग्रसनी में यूस्टेकियन नलिकाओं से निर्मित अनेक छिद्र पाए जाते हैं। इनसे निर्मित होंगे क्या पाए जाएंगे बेटा? छिद्र पाए जाएंगे। ग्रसनी में ध्यान से सुनो बेटा, ग्रसनी में यूस्टेकियन नलिकाओं से निर्मित अनेक छिद्र पाए जाते हैं। अब बेटा कौन कौन से छिद्र हैं वो देखिए। ग्रसनी के पश्चिम भाग में, ग्रसनी के पश्चिम भाग में एक तो है बेटा ग्लोटिस और दूसरा होता है बेटा गुलट। गुलट होता है बेटा निगल द्वार। ये तो ग्रस्का के अंदर खुलता है। कहां खुलता है बेटा? ग्रस्का के अंदर खुलता है। ग्लोटिस जो है इस छिद्र पर एक पेशीय संरचना के रूप में ढक्कन पाया जाता है। ग्लोटिस वाला जो छिद्र है, आप कभी मुंह फाड़ेंगे बहुत तेज तो पीछे की साइड में एक ऐसे तंतुनुमा संरचना पाई जाएगी। ये जो तंतु है, ये तंतु इस ग्लोटिस पर एक ढक्कन का कार्य करता है। क्या करता है? ढक्कन का कार्य करता है, जिसको हम एपिग्लोटिस या ढाकी ढक्कन,
ढक्कन कहते हैं। एपिग्लोटिस लिख देता हूं मैं आपको, एपिग्लोटिस। ग्लोटिस जो छिद्र है इसके ऊपर एक पेशीय तंतु में ढक्कन पाया जाता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। इसका कार्य क्या है? जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो ये ढक्कन उस श्वास नली जो ग्रसनी है, इस ग्रसनी के ऊपर इस तरह से बंद हो जाएगा, जिससे हम भोजन करते हैं तो भोजन का कण इसके अंदर नहीं जा पाता है और भोजन की क्रिया आसानी से हो जाती है। अर्थात बेटा एक बात ध्यान रखो आप, कभी घर में बुजुर्ग जो होते हैं, माँ बाप जो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वो एक सलाह देते हैं कि भोजन करते समय हमें बोलना नहीं चाहिए, बातें करनी नहीं चाहिए। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि जब बातें करेंगे हम, जब बोलेंगे तो घाटी ढक्कन अधर हो जाएगा, घाटी ढक्कन हट जाएगा, तो भोजकण जैसे इसके अंदर चला जाता है तो श्वास नली हट जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं? फंदा। तो फंदा लग जाता है, जिससे तुरंत जाती है खांसी आ जाती है। तो ये ग्लोटिस हो गया। दूसरा हो गया बेटा गोलक। दोबारा सुन लीजिए बेटा, ग्रसनी की अगर हम बात करें, तीसरा पार्ट है बेटा आपका ग्रसनी। तो मुख गुहा और ग्रसका, मुख गुहा और ग्रसका के मध्य में, मुख गुहा और ग्रसका के मध्य में एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ये जो ग्रसनी है यह ग्रसनी श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र का सम्मिलित अंग होता है। ग्रसनी में यूस्टेनियन नलिकाओं के द्वारा निर्मित छिद्र पाए जाते हैं। ग्रसनी में यूस्टेनियन नलिकाओं से निर्मित छिद्र पाए जाते हैं। और छिद्र कौन से? ग्लोटिस और गुलट। गुलट तो खुल जाएगा ग्रसका में, हिंदी में कहते हैं इसको बेटा हम निगल द्वार। तो ये तो ग्रसका के अंदर खुल जाएगा। और ग्लोटिस जो है, इस ग्लोटिस के ऊपर एक पेशीय तंतु में ढक्कन पाया जाता है। इस ढक्कन को हम एपिग्लोटिस कहते हैं, जो कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसलिए डॉक्टर और जो माता पिता घर में बुजुर्ग होते हैं वो एक एडवाइस देते हैं कि हमें भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए, अर्थात बोलना नहीं चाहिए। उसका रीजन यही है कि जब हम बातें करेंगे तो जो एपिग्लोटिस ढक्कन है उस ग्रसनी से हट जाता है और भोज्यकण ग्रसनी के अंदर चला जाता है, जिससे हमें फंदा लग जाता है। तो ये आपका बेटा ग्रसनी हो गया बेटा। तीसरा ग्रसनी पार्ट हो गया। पहला मुख था, दूसरा मुख गुहा, तीसरा है ग्रसनी। इसके बाद जो चौथा पार्ट है, जो आहार नाल की संरचना में जो चौथा पार्ट है वो है आपका ग्रसका। कौन सा है बेटा? ग्रसका। चौथा पार्ट है बेटा आपका ग्रसका। आज की क्लास में मैंने पहला दांत की संरचना पढ़ाई बेटा आपके लिए, दूसरी जो पार्ट था वो था ग्रसनी और चौथा है ग्रसका। ग्रसनी और आमाशय के मध्य में। अब ग्रसका कहां पाई जाएगी बेटा? ग्रसनी और आमाशय के मध्य में। ग्रसनी और आमाशय के मध्य में जो पाई जाएगी नलिकाकार संरचना वह ग्रसका होती है। इसकी लंबाई जो है, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है बेटा? 25 सेंटीमीटर। ग्रसनी और आमाशय के मध्य में, ग्रसनी और आमाशय के मध्य में एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है जिसे हम ग्रसका कहते हैं। ग्रसका की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इस ग्रसका के अंदर, ग्रसका का जो अग्रभाग है वो पेशियों से निर्मित होता है और पेशी जो है यानी कि जिससे क्या होगा, इसके अंदर क्रमान कुंचन गति पाई जाएगी। ग्रसका है, इसका जो अग्रभाग है उसमें रेखित पेशियां पाई जाती हैं जिससे क्रमान कुंचन गति
क्रमांकुंचन गति होती है। क्रमांकुंचन गति का मतलब फैलना सिकुड़ना, जिससे जो भोजन हमने किया है, जो मुख के अंदर लार मिला के कंप्लीट एक बोलस तैयार हुआ है, निवाला तैयार हुआ है, वो क्रमांकुंचन गति के द्वारा आसानी से आमाशय तक पहुंच जाता है। तो ग्रसनी और आमाशय के मध्य में एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जिसे हम ग्रसिका कहते हैं। ग्रसिका की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद ग्रसिका की औतकी, हिस्टोलॉजी, ग्रसिका की औतकी, इंग्लिश में हिस्टोलॉजी कहते हैं बेटा, हिस्टोलॉजी ऑफ ओइसोफेगस, ग्रसिका की औतकी। तो बेटा ग्रसिका की जो भित्ति है, उस भित्ति में 4 स्तर पाए जाते हैं। ग्रसनी और आमाशय के मध्य में एक नलिकाकार संरचना है, जिसको हम ग्रसिका कह रहे हैं, और ग्रसिका की लंबाई कितनी है बेटा? 25 सेंटीमीटर। अब ग्रसिका की जो औतकी है, जो हिस्टोलॉजी है, इस हिस्टोलॉजी में जब हम अध्ययन करते हैं ग्रसिका की, तो ग्रसिका की जो भित्ति है, उस भित्ति में 4 स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहला स्तर है बेटा सिरोसा, दूसरा है बेटा बाह्य पेशी स्तर, तीसरा है बेटा सबम्यूकोसा, और चौथा है बेटा म्यूकोसा। तो ग्रसिका की हिस्टोलॉजी जब पढ़ते हैं हम, तो इसकी जो भित्ति है, उस भित्ति में 4 स्तर पाए जाते हैं। कितने स्तर? 4। पहला कौन सा है बेटा? सिरोसा। दूसरा कौन सा है? बाह्य पेशी स्तर। तीसरा कौन सा है? सबम्यूकोसा। और चौथा कौन सा है? म्यूकोसा। अब बारी बारी से हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहला है बेटा सिरोसा। तो यह ग्रसिका का सबसे बाह्य भाग होगा, यह ग्रसिका का सबसे बाह्य भाग होता है, जो कि विसरण पेरिटोनियम का बना होगा। किसका बना होगा बेटा? विसरण पेरिटोनियम का बना हुआ होता है। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? सिरोसा। सिरोसा के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो यह ग्रसिका का सबसे बाह्य एवं विसरण पेरिटोनियम से बना हुआ भाग होता है, जिसका निर्माण प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ मतलब खींचा और वापस छोड़ेंगे तो पूर्व अवस्था में आ जाएगा, जिसका निर्माण प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक से होता है। 2 लाइन याद करनी है बस इसमें। यह विसरण पेरिटोनियम का बना हुआ भाग है, जिसका निर्माण प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक से इसका निर्माण होता है। देखो आपकी जो भित्ति है, उसका निर्माण भी विसरण पेरिटोनियम से होता है। दूसरा है बेटा बाह्य पेशी स्तर। इस स्तर का निर्माण बाह्य और आंतरिक, बाहरी और दूसरा है आंतरिक। देखो बाह्य पेशी स्तर की बात कर रहे हैं, तो बाहरी साइड से तो इसका निर्माण अनुदैर्ध्य पेशियों से होता है। किससे होता है बेटा? अनुदैर्ध्य पेशियों से। और आंतरिक अंदर की ओर इसका निर्माण वृत्ताकार पेशियों के द्वारा इसका निर्माण होता है। यानी कि बाहर से बाह्य पेशी स्तर बेटा, तो इस स्तर का जो निर्माण है वो बाहर से अनुदैर्ध्य पेशियों से और अंदर की ओर वृत्ताकार अरेखित पेशियों से इसका निर्माण होता है। तीसरा स्तर है बेटा सबम्यूकोसा। इसका निर्माण संयोजी ऊतक से होता है। किससे होता है बेटा? संयोजी ऊतक से इसका निर्माण होता है। इसके अंदर देखो कौन कौन से भाग पाए जाएंगे?
एक तो पाया जाता है बेटा लसिका वाहिनी, जो कि यानी कि लसिका पहुंचाएंगे, रक्त वाहिनियां रक्त पहुंचाएंगे। इसके अलावा श्वेत इलास्टिन तंत्र, पीले इलास्टिन तंत्र, और इसके अलावा इसके अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाएगी बेटा? श्लेष्मा ग्रंथि। म्यूकोसा स्तर की अगर हम बात करें तो लुमेन गुहा है, ये मान लो ग्रसिका है, इस ग्रसिका की जो गुहा है अंदर से, उसका ये आंतरिक पार्ट ये है लुमेन गुहा का सबसे आंतरिक पार्ट होता है, जिसके अंदर उपकला और श्लेष्मा पेशियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा? उपकला और श्लेष्मा पेशी। उपकला और श्लेष्मा पेशी पाई जाती है। म्यूकोसा, म्यूकस, म्यूकस मतलब श्लेष्मा, म्यूकोसा, म्यूकस, म्यूकस का मतलब श्लेष्मा, इनका मुख्य कार्य है श्लेष्मा का श्रावण करना। ग्रसिका का अग्रभाग पर रेखित पेशियां पाई जाती है, जिससे इसके अंदर क्रमानुसार गति पाई जाती है। तो ये 4 स्तर होंगे बेटा। सबसे पहला स्तर था आपका सिरोसा, दूसरा था बाह्य पेशी स्तर, तीसरा था आपका सबम्यूकोसा, और चौथा है आपका म्यूकोसा। एक बार इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा मैं। ग्रसिका की अगर हम बात करें तो ग्रसनी और आमाशय के मध्य में, ग्रसनी और आमाशय के मध्य में एक पतली नलिकाकार संरचना पाई जाती है, जिसको हम ओइसोफेगस या ग्रसिका कहते हैं। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसका जो स्तर है वो 4 स्तर पाए जाएंगे इसकी वृद्धि में। सबसे पहला है बेटा सिरोसा, दूसरा है बाह्य पेशी स्तर, तीसरा है बेटा सबम्यूकोसा, और चौथा है म्यूकोसा। सबसे पहला पार्ट है बेटा सिरोसा। तो सिरोसा की अगर हम बात करते हैं तो यह विसरण पेरिटोनियम से बना हुआ भाग होता है, जिसका निर्माण प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक से होता है। विसरण पेरिटोनियम से बना हुआ स्तर होता है, जिसका निर्माण प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक से होता है। दूसरा पार्ट है बेटा बाह्य पेशी स्तर। इस स्तर का निर्माण बाहर से अनुदैर्घ्य पेशियों से और अंदर की ओर वृत्ताकार अरेखित पेशियों से दो लाइनें आती हैं। इसमें तो विसरण पेरिटोनियम, जिसका निर्माण प्रत्यास्थ तंतु में संयोजी ऊतक से निर्माण होता है। बाह्य पेशी स्तर की बात करें तो इसका बाहर से अनुदैर्घ्य पेशियों से और अंदर की ओर वृत्ताकार अरेखित पेशियों से इसका निर्माण होता है। तीसरा जो पार्ट है बेटा वो है सबम्यूकोसा। इस स्तर का जो निर्माण है वो संयोजी ऊतक से होता है। इससे होता है संयोजी ऊतक से होता है। इसके अंदर रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, श्वेत कोलेजन तंतु, पीले इलास्टिन तंतु और श्लेष्मा ग्लैंड्स अर्थात श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि श्लेष्मा का स्तर। म्यूकोसा चौथा स्तर, यह लुमेन गुहा, जो ग्रसिका की गुहा है उसका सबसे आंतरिक पार्ट होगा। क्या होगा बेटा? सबसे आंतरिक पार्ट होता है, जिसमें उपकला और श्लेष्मा पेशियां पाई जाती हैं। ये मुख्य रूप से म्यूकस, म्यूकस के आधार पर म्यूकोसा, म्यूकस मतलब श्लेष्मा, तो श्लेष्मा का श्रावण करने का कार्य करती हैं। और ग्रसिका के अग्रभाग पर रेखित पेशियां पाई जाती हैं, जिससे इसके अंदर क्या होगा बेटा? क्रमानुकुंचन गति होती है। क्रमानुकुंचन गति के द्वारा जो भोजन है, यह भोजन आसानी से आमाशय के अंदर आगे आहार नाल में आगे की ओर ट्रांसफर हो जाता है। आमाशय से छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, बड़ी आंत से मलाशय में, और मलाशय से गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस क्लास में 3 चीज पढ़ाई बेटा, दांत की संरचना, ग्रसनी और ग्रसिका। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं या फोन कर सकते हैं, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपको कुछ समझ में आया है या नहीं आया। जब से क्लास ली है, जब से 1-2
दो बच्चों का मैसेज आया है, इसके अलावा किसी का कोई मैसेज नहीं आता है। तो बेटा सेलोसा बायोपेसिस समुकोसा मुकोसा, इस हिस्टोलॉजी के अंदर 4 स्तर होते हैं। तो आपकी कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो आप